नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल। पहले आपने देखे कि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल। एक बार पुनः आपको बता दें कि जो बंगाल का गवर्नर था उसी का नाम बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, और पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया भी था। तो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल और उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस वीडियो में देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें प्रथम और लास्ट वाले में कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर आप बेंटिक का कार्यकाल देख सकते हैं कि बेंटिक का कार्यकाल कितना है? 1828 से 35 ईस्वी तक। कितना? 1828 ईस्वी से 35 ईस्वी तक। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले मद्रास का गवर्नर, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था। और इसके समय क्या हुआ था कि 1806 ईस्वी में, का 1806 ईस्वी में जो माथे पर लोग जो जातीय चिन्ह या धार्मिक चिन्ह पहनते थे और जो कानों में बालियां पहनते थे, उस पर इसने रोक लगाई हुई थी कि ये आप नहीं पहन सकते। जो माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बालियां नहीं पहन सकते, इस पर इसने रोक लगाई थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसकी रोक के कारण जो बेल्लोर के सैनिक थे उन्होंने सैनिक विद्रोह कर दिया। इस पर रोक लगाने के कारण, कानों में बालियां ना पहनने देना, तो इस पर बेल्लोर के सैनिक उन्होंने विद्रोह कर दिया। और देख सकते हैं कि 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन सा? चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी को बना दिया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। कौन सा एक्ट? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इससे पहले आपने देखा था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, कब का? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो उसके अधीन हो गए। और इसी प्रकार 1833 में जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सती प्रथा का अंत किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत 1829 से 1830 ईस्वी। कब किया था? 1829 से 1830 ईस्वी सती प्रथा का अंत। और ठगी प्रथा का भी अंत किया था कब? 1830 ईस्वी में। और किसकी सहायता से? कर्नल सिलीमैन की सहायता से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किसकी सहायता से किया था? तो कर्नल सिलीमैन की सहायता से किया था ठगी प्रथा का अंत। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया, और कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट देख सकते हैं कि सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत किया। सरकारी सेवा में जो भेदभाव होता था उसका अंत कर दिया। और ये जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में, ये किसकी अनुशंसा पर बनाया? तो मैकाले का नाम आपने सुना होगा। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था इसने। और मैकाले द्वारा जो कानून का वर्गीकरण भी किया गया था, मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। और इसने क्या किया था कि सन 1835 में ही, कब? 1835 में जब शिक्षा का माध्यम बनाया तो कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और ये रिपीट मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार? ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो शिशु बालिका, जो बालिकाएं होती थीं, शिशु बालिकाएं, उनकी हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया कि अब शिशु बालिका हत्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ। कौन? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ का कार्यकाल देख सकते हैं आप, 1835 से 36 ईस्वी।
1835 से 1836 ईस्वी। और इसने क्या किया था, इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। और जो प्रेस पर नियंत्रण लगा था उसे इसने हटा दिया था। प्रेस पर जो नियंत्रण लगा था उसे हटा दिया, इसीलिए इसे समाचार पत्रों का या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकाफ को। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल देख सकते हैं कि 1836 से 42। किसका, लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42। और जीटी रोड, जीटी रोड को समझते हैं यहाँ पर कि इसके समय एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना की क्या थी कि प्रथम जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42, जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42, वो इसी के समय हुआ था। ये एक इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। और आगे देख लेते हैं, ये जो लिखा है जीटी रोड, जीटी रोड का क्या मतलब है कि 1839 में, कब, 1839 में, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। 1839 ईस्वी में इसने क्या किया था, कलकत्ता से दिल्ली, कोलकाता टू दिल्ली तक जीटी रोड का मरम्मत करवाया था। जीटी रोड का मरम्मत करवाया था इसने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक। और इसके समय एक घटना और है इम्पोर्टेंट कि इसके समय क्या हुआ था, जो भारतीय विद्यार्थी थे, तो भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए, जो डॉक्टर बनते हैं उनको डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति उन्हें पहले नहीं थी, तो ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी। कब, इसी के समय कि विदेश जाकर और डॉक्टरी सीख सकते हैं और डॉक्टरी शिक्षा वहाँ पर ले सकते हैं, तो इसी के समय ब्रिटिश संसद ने ये अनुमति दे दी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल है 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक। कितना है, 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक। और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो इसके समय समाप्त हो गया, किसके, लॉर्ड एलन बरो के समय समाप्त हो गया। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिंध का विलय 1843 में, सिंध का विलय 1843 में इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। जो सिंध का विलय था, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन एक आपने सुना होगा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। नेपियर का कथन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेपियर का कथन कौन सा है, तो वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। किसके संबंध में, ये सिंध विलय के संबंध में। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में। दास प्रथा का उन्मूलन जो था वो इसी के समय हुआ था। कब हुआ था, 1843 का जो एक्ट था, 1843 का एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया 1843 में। नेक्स्ट देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 48 तक इसका कार्यकाल है। किसका, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 48। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नरबली प्रथा का दमन। लॉर्ड हार्डिंग की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध था 1845 से 46, आंग्ल सिख युद्ध था जो प्रथम 1845 से 46, और इसमें ही अंग्रेज विजय हुए थे। और दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि नरबली प्रथा का दमन या नरबली प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, इसका दमन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जो विस्तारवादी नीति थी आपने सुनी ही होगी, तो इसने क्या किया था, सबसे पहले देख सकते हैं इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक। कार्यकाल कितना है, 1848 से 1856 ईस्वी। पहला पॉइंट आपके सामने है कि 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना, 1852 ईस्वी में इसने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। और इसका मतलब क्या था कि इसका उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। जो भूमि कर रहित जागीरें जो हैं उनको पता करके उनको छीन लेता था, ये कौन, लॉर्ड डलहौजी। तो 1852 में इसने इनाम कमीशन की स्थापना की। नेक्स्ट देख सकते हैं इसका व्यपगत सिद्धांत, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति। और इसी के कारण लॉर्ड डलहौजी को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जो अभी हमने बताया कि इसकी विस्तारवादी नीति थी, ये हड़प लेता था। और इसके तहत इसने कौन कौन से क्षेत्र हड़पे, तो आपके सामने है। सर्वप्रथम सतारा है 1848 ईस्वी, जैतपुर 1849 ईस्वी, संबलपुर 1849 ईस्वी, और बघाट 1850 ईस्वी। और इनको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र हैं कहाँ। जैसे जैतपुर 1849 ईस्वी में इसने हड़पा था, विलय किया था, ये कहाँ है, बुंदेलखंड में। ऐसे ही संबलपुर कहाँ है, 1849 ईस्वी में विलय किया, संबलपुर है उड़ीसा में। ऐसे ही बघाट कहाँ है, बघाट है हिमाचल प्रदेश में, बघाट हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में हड़पा।
और उदयपुर 1852 ईस्वी में इसने विलय किया था। तो उदयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख सकते हैं कि झांसी 1853 ईस्वी में, झांसी तो आपको पता ही होगा। और नागपुर देख सकते हैं 1854 ईस्वी में, ये भी आपको पता होगा नागपुर कहाँ है। और अवध देख सकते हैं, अवध को कब विलय किया था? 1856 ईस्वी में। कब विलय किया था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि तोपखाना मेरठ, इसको समझ लेते हैं। तो तोपखाना जो कहाँ था? मेरठ में था। तोपखाने का मुख्यालय इसने पहले रखा था कलकत्ता, और कलकत्ता से इसने तोपखाना का मेरठ कहाँ कर दिया? मेरठ स्थानांतरित कर दिया। कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। और सेना का जो मुख्यालय था वो इसने कहाँ बनाया? शिमला। शिमला को ही अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और शिमला को जो सेना का मुख्यालय बना दिया और तोपखाना मेरठ में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1853 में रेल का प्रारंभ, इसे रेलवे का जनक भी कहते हैं। रेल का प्रारंभ कब किया था इसने? 1853 ईस्वी में रेल का प्रारंभ किया था, इसीलिए इसे रेलवे का जनक कहते हैं। और ये ट्रेन आपको पता ही होगा कि पहली ट्रेन कहाँ चली थी। बहुत ही सिंपल है कि ये जो पहली ट्रेन थी, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। और इसके समय ही भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। अगर अप्रैल आपको नहीं याद रखना है तो इतना याद होना चाहिए कि पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, कितनी? 34 किलोमीटर की इसकी दूरी थी। इसी के समय, किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय पहली ट्रेन चली थी, इसीलिए इसे रेलवे का जनक कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि विद्युत धारा कलकत्ता से आगरा के बीच, इसके समय क्या हुआ था? 1853 में ही कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। पहली बार ये विद्युत धारा या बिजली संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1854 ईस्वी डाक टिकट का प्रचलन, वुड डिस्पैच, स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना। जो आपने सुना होगा कि डाक टिकट का प्रचलन, तो डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और वुड डिस्पैच जो था वो भी इसी के समय। और ये वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा में सुधार से संबंधित था। शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित था। और 1854 की ये घटना है कि डाक टिकट का प्रचलन, शिक्षा संबंधी सुधार जो था वुड डिस्पैच, इसको लाया गया। और स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी इसने, कि लोक सेवा विभाग एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिक्किम का विलय, सिक्किम का विलय इसने कब किया था? 1850 में। 1850 में इसने सिक्किम का विलय किया था। और 1852 में पंजाब का विलय किया था। कब? 1850 में सिक्किम पर विलय किया था और 1852 में पंजाब का विलय किया था। और 1852 में जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा का विलय भी इसी ने किया था। तो इसी कारण इसे लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति या व्यपगत सिद्धांत, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प नीति भी कहते हैं। ये हड़प लेता था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं। अगर आप इतनों को याद कर लेते हैं तो लॉर्ड डलहौजी से आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, एकदम सही करके आएंगे आप। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो आपको पता होगा कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना है? 1856 से 62 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 62 ईस्वी। और ये अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कहाँ का था? भारत का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था उसे बदल कर दिया गया वायसराय। क्या कर दिया गया? उसे बदल के वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल का पद था इसी को चेंज करके वायसराय कर दिया गया। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? 1857 की जो क्रांति थी या 1857 का विद्रोह था, वो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। और ये प्रथम वायसराय भी था। इसी का जो गवर्नर जनरल का पद था जो चेंज करके इसे वायसराय किया गया, और ये ही पहला वायसराय बन गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इन पे कंफ्यूजन नहीं करना है, एकदम मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि गवर्नर से गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से वायसराय। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा फिर से वीडियो देखें और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वायसराय, भारत के वायसराय। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।